वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 5 दिसंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक अपडेट हो सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पर। भारत कच्चे तेल का उचित और अनुकूल मूल्य निर्धारित करेगा, श्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि को बढ़ावा देगा। सरकार ने 2022 तक भारत के कच्चे तेल का आयात 10% तक कम करने के लिए रोड मैप तैयार किया। कारोबार की सुगमता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत कच्चे तेल का उचित की और अनुकूल मूल्य निर्धारित करने की ओर अग्रसर है। आज यहां आत्मनिर्भर भारत पर स्वराज्य वेबिनार में उन्होंने कहा कि एकाधिकार के दिन चले गए हैं और अब उत्पादकों को उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% उपयोग कर रहा है और उसकी ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी वैश्विक औसत का 1/3 है, लेकिन यह परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि को बढ़ावा देगा क्योंकि इसकी ऊर्जा खपत 2040 तक 3% प्रति वर्ष तक बढ़ने का अनुमान है, जो दुनिया को सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज है। कुल वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा मांग में भारत की हिस्सेदारी 2040 तक दोगुनी होकर लगभग 11% होने के अनुमान है, जो मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित है। श्री प्रधान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा खपत के बारे में एक स्पष्ट रोड मैप की कल्पना की है, जो कि 5 प्रमुख समर्थों पर आधारित है। ऊर्जा उपलब्धता और सभी के लिए उसकी सुलभता, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की उस तक पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा स्थिरता और ऊर्जा की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत की ऊर्जा रणनीति के 7 प्रमुख भागों पर प्रकाश डाला है। 2030 तक हमें 440 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा एकीकृत तरीके से गैस आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ उपयोग, घरेलू ईंधन के रूप में जैव ईंधन पर अधिक निर्भरता और ईंधन के रूप में बिजली तथा हाइड्रोजन जैसे उभरते तत्वों के इस्तेमाल को बढ़ाने और सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने पर अध्ययन केंद्रित करना है। हमारा ऊर्जा एजेंडा समावेशी, बाजार आधारित और जलवायु के प्रति संवेदनशील है। हमने ऊर्जा परिवर्तन के लिए कई रास्ते अपनाए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत देश में ऊर्जा अल्पता को समाप्त करने के लिए अपने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तनकारी बदलाव के बीच है। ऐसा करते समय हमारे 2 उद्देश्य स्वच्छ जीवाश्म ईंधन और हरे ईंधन की उपलब्धता व सामर्थ्य को बढ़ाना और सभी व्यावसायिक रूप से व्यवहार ऊर्जा स्रोतों के स्वस्थ मिश्रण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। हमारी सरकार 2005 से स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने के लिए भी प्रतिबंधित है। हम लगातार ऊर्जा नीति का पहल कर रहे हैं। हम अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को विकसित कर रहे हैं, जो ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा की उपलब्धता के सभी 5 प्रमुख समर्थों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि गरीब के गरीब लोगों के लिए ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ऊर्जा उपयोग में दक्षता, एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा स्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत ने साहस और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ कोविड-19 स्थिति का सामना किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, अवसंरचना प्रणाली, जीवंत आबादी और मांग पर केंद्रित है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज और प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना ने समाज के सभी वर्गों को राहत दी है और कोविड-19 महामारी के दौरान सभी क्षेत्रों को आवश्यक सहायता प्रदान की है। ये भारत को तेजी से भारतीय विकास की कहानी के अगले अध्याय को शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के बीच हम भारतीय आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेते हैं और हमारे मस्तिष्क में आत्मनिर्भर भारत बनाने का सौंपन है।
यह अपना एक प्रतिज्ञा में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आज 130 करोड़ भारतीयों के लिए आत्मनिर्भर भारत एक मंत्र बन गया है। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को एक निष्क्रिय विनिर्माण बाजार से एक सक्रिय विनिर्माण केंद्र में बदलने और आत्मनिर्भर लेकिन वैश्विक रूप से समन्वित अर्थव्यवस्था में बदलने के बारे में है। एक आत्मनिर्भर भारत वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक एक आत्मनिर्भर देश है। मुक्त भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल के तौर पर होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय उत्पादों की सराहना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे उत्पादों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा और उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। आज दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड को भी आगे बढ़ाना होगा। गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण निम्न कार्बन मार्ग है जो एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदलाव का सक्षम बनता है। हम पहले से ही 16,800 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 14,700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में है। पूरे भारत में शहरी गैस वितरण नेटवर्क का सबसे बड़ा कार्य शुरू किया गया है, जो समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। देश के अधिकांश हिस्सों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए योजनाओं को चाक-चौबंद किया गया है। 407 जिलों में सीएनजी और पीएनजी बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। 2014 में जहां घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी कनेक्शन 25 लाख के थे, अब वह बढ़कर 63 लाख के हो गए हैं और अब 40 मिलियन अतिरिक्त लोगों को भी ये प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह सीएनजी कनेक्शन 2014 में 938 थे, जो कि अब 2350 हो गए हैं। अब इनमें 10,000 का इजाफा किया जाएगा। इन सुविधाओं के विस्तार के बाद 70% आबादी को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। हम मोबाइल वितरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए घर पर प्राकृतिक गैस आसानी से उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ही में हमने स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 50 एलएनजी ईंधन स्टेशनों के लिए आधारशिला रखी है। हमारा लक्ष्य 3 साल के भीतर 1,000 एलएनजी स्टेशन स्थापित करना है। इसमें 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की उम्मीद है। मंत्री ने संकेत दिया कि नवीकरणीय और अन्य विकल्प ऊर्जा के विकास के लिए की जा रही हमारी विभिन्न पहलों के बावजूद भारत की तेल की मांग 2040 तक दोगुनी और गैस की मांग 3 गुना हो जाएगी। हमारे आर्थिक विकास के वास्ते ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम वर्तमान से अपनी शोधन क्षमता का विस्तार कर इसे 250 MMTPA से 450 MMTPA पर ला रहे हैं। इससे भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। श्री प्रधान ने कहा कि हमने अप्रैल 2020 से भारत 6 उत्सर्जन मानदंडों में सफलतापूर्वक बदलाव किया है। यह पहल सड़क परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के हमारे प्रयास का हिस्सा है, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में नागरिकों के लिए वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी। उन्होंने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति एनडीपी 2018 के बारे में बताते हुए कहा कि हम बड़े पैमाने पर जैव ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम 2030 तक पेट्रोल में 20%, इथेनॉल और जैव डीजल के 5% के लक्ष्य के साथ ये कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि इथेनॉल सम्मिश्रण में प्रतिशत में वृद्धि हुई है। 2012 से 13 में यह 0.67% थी और अब 6% हो गया है। 11 राज्यों में 12वीं दूजी इथेनॉल बायो रिफाइनरीज की स्थापना 1100 किलोमीटर प्रतिदिन के एलपीडी की समग्र क्षमता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम चुनिंदा शहरों में यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में बदलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
SATAT सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड मैप के बारे में बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें प्रति वर्ष 15 MMT के लक्ष्य के साथ 5,000 संकुचित बायोगैस संयंत्रों की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आ सकता है। भारतीय तेल विपणन कंपनियों निजी उद्यमियों को सुनिश्चित कीमत और ऑफटेक गारंटी की पेशकश कर रही है। उन्होंने कहा कि SATAT पहल आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के अनुरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत CBG परियोजनाओं को शामिल किया है जो CBG संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि कुल 1500 CBG संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। हाइड्रोजन फ्यूल मिक्स को अपनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले महीने हमने दिल्ली में हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन शुरू किए हैं और HCNG चालित बसों का पहला बेड़ा भी परिचालन में आ गया है। श्री प्रधान ने कहा कि हमारी सरकार ने 2022 तक भारत के कच्चे तेल के आयात को 10% तक कम करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई रणनीतियों को विकसित करने की प्रक्रिया में है। स्वदेशी तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ENP इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने और एक अनुकूल कारोबारी माहौल स्थापित करने के लिए किए गए कई परिवर्तनकारी नीतिगत सुधारों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि हमने स्मॉल फील्ड पॉलिसी HELP OALP राष्ट्रीय डेटा पुनर्स्थापना की स्थापना, तेल एवं गैस के लिए संवर्धित पुनर्प्राप्ति विधियों को स्थापित करना और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज तथा अन्य कार्य के हाथ में लिए हैं। 2014 के बाद से सरकार उत्तरोत्तर प्राकृतिक गैस के विपणन और मूल्य निर्धारण संबंधी स्वतंत्र कायदे की ओर बढ़ रही है। हमने फरवरी 2019 के बाद की गई घरेलू गैस खोजों के लिए पूर्ण मूल्य निर्धारित और विपणन स्वतंत्रता दी है और कठिन क्षेत्र, गहरे पानी, बहुत गहरे और HPHT क्षेत्रों में गैस की निकासी पर प्रीमियम मूल्य देने की पेशकश की है। मंत्री ने कहा कि तेल और गैस क्षेत्र के साथ साथ हमें ईंधन की बिक्री, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने घोषणा की कि वर्तमान में लगभग 175 स्टार्टअप्स ऑयल एंड गैस PSA के तहत विभिन्न चरणों में हैं। चयनित स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए का तो कोष आवंटित किया गया जो कि स्टार्टअप संगम के दौरान की प्रतिबद्धता का 62.5% है। स्टार्टअप्स का इंक्यूबेशन और मेंटरिंग सपोर्ट प्रदान किया जाता है जो IIT, IIM, NIT स्थापित स्टार्टअप हब जैसे शैक्षिक व्यावसायिक संस्थानों के साथ टाई अप से दिया जाता है। तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री प्रधान ने कहा कि तेल PSU सहित भारत में तेल और गैस कंपनियों अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में निवेश कर रही है और वह नवीकरणीय जैव ईंधन और हाइड्रोजन जैसे हरित ऊर्जा निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री प्रधान ने कहा कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है कि भारत अक्षय ऊर्जा और तेल क्षेत्र में निवेश के लिए उत्तरोत्तर एक पसंदीदा स्थान बन रहा है। कारोबार की सुगमता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा निरंतर ध्यान अनुबंधों की पवित्रता बनाए रखने के और निवेशों की सुरक्षा पर है।
हमने घरेलू और विदेशी निवेशकों की सुविधा के लिए सभी मंत्रालयों में समर्पित प्रोजेक्टेड डेवलपमेंट सेल्स (पीडीसी) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सेल स्थापित किए हैं। कोविड महामारी से उत्पन्न होने वाली व्यवसायों और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय और सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।